नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी के बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के आसार तेज हो गए हैं। इन सबके बीच कोल रैकेट के आरोपी किंगपिन अनूप मांझी के ठिकाने पर सीबीआई रेड ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में सवाल ये, जंग जोरदार, ममता कितनी है तैयार, इसी पर करने वाले हैं हम चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ममता की पार्टी के खात्मे की तारीख मुकर्रर कर दी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का क्या हश्र होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो ममता बनर्जी की पार्टी 1 महीने बाद सांस नहीं ले पाएगी। प्रतिश्रुति दीदी এখন উনি প্রতিশ্রুতি দিদি হয়েছেন। ইলেকশনের আগে সব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সবাইকে। তো এই কল্পতরু যদি হতেন 10 বছর আগে, আজকে এই দুরবস্থা হতো না। লোকে পার্টি ছেড়ে পালাতো না। যে পার্টি ছেড়ে এমপি চলে যায়, এমএলএ চলে যায়, মন্ত্রী চলে যায়, সেই পার্টির আছেটা কি? 1 মাসের পরে দেখবেন যে পার্টি বলে কিছু থাকবে। बीजेपी के आक्रामक प्लान से ममता की पार्टी में खलबली है, भगदड़ मची है। बारी बारी से बिछड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसकी रफ्तार तेज हो गई। दिलीप घोष का ये बयान यूं ही नहीं है। परिवहन मंत्री से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गयी। वहीं टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी का दावा है कि कई और विधायक, मंत्री, सांसद संपर्क में हैं, जो ममता का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से टीएमसी बैकफुट पर है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 या 9 दिसंबर को बंगाल जाने वाले हैं। यानी इस बार बीजेपी ने बंगाल की सियासत के सारे समीकरण बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2021 की लड़ाई 2016 जैसी नहीं रहने वाली। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2016 चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि दूसरी पार्टियों के खाते में 10 सीटें आई थी। लेकिन ये बातें करीब 4.5 साल पुरानी हो चुकी हैं। फिलहाल तो ममता अपनी पार्टी में आए भूचाल से ही परेशान है और इस परेशानी से निपटने के प्लान के बीच आसनसोल में सीबीआई की रेड ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। अवैध कोल रैकेट के किंगपिन अनूप मांझी की तलाश सीबीआई को है। 3 राज्यों के 40 ठिकानों पर सीबीआई रेड में बंगाल के कई ठिकाने हैं। अनूप मांझी उर्फ लाला पर आरोप है कि बंगाल की सियासत में सत्ता से उनके तार जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया बंगाल दौरे के दौरान कहा था कि लाला पर कार्रवाई से दीदी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है। ये महिलाओं के अपराध के आंकड़े कम करने के लिए इतनी चिंता करी होती तो ज्यादा अच्छा होता। बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार से लेकर एनआरसी, सीए, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार उछाल रही है। इसका जवाब देना जनता की अदालत में ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं। ऐसे में देखना होगा कि ममता बंगाल का किला अगले साल बचा पाती हैं या बीजेपी के हाथों गंवा देती है। आसनसोल से अनिल गिरी, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से कुल 18 सीटें जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद है और इसी वजह से बीजेपी लगातार 294 में से नारा दे रही है 200 सीटें जीतने का। और एक तो टीएमसी में मची हुई भगदड़, कैसे संभालेंगी अपना घर ममता बनर्जी, इसी सवाल पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। थोड़ी ही देर में सुनीत चोपड़ा, सीपीआईएम के लीडर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले तौसीफ खान, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो पार्टी के भीतर भगदड़ मची हुई है, कैसे संभालेंगी अपना घर ममता बनर्जी? 6 महीने केवल बाकी हैं चुनाव में। नहीं, ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान किया है रैली में, जब बांकुड़ा की रैली हुई थी 2-3 दिन पहले, कि हमारा टीम रेडी है,
एक नए जनरेशन को आना है, बहुत सारे यंग लीडर्स को, नए फेस को चांस दिया जाएगा और साथ में सीनियर लीडरों का गाइडेंस रहेगा। तो अपने तौर पे जो उन्होंने बंदोबस्त करना है वो तो कर ही रहे हैं। और आज ही तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल खड़ा किए कि बंगाल सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। जून 2020 से पहले 1200 करोड़ और उसके बाद 2800 करोड़, यानी टोटल 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसमें सेंटर की तरफ से कोई सहायता नहीं आया। अम्फन से लड़ाई करने के लिए बंगाल सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केंद्र सरकार से इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। बीजेपी तो बोल रही है कि जब अम्फन तूफान आया था तो उस समय अपनी पार्टी में मचे तूफान को संभालने में, रोकने में लगी हुई थी दीदी। नहीं, देखिए, ये तो एक इल्जाम है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो तो राजनीतिक पार्टी है और वो अपोनेंट है, वो तो इल्जाम लगाएंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम आंकड़ा दिया गया और आपको याद होगा, आप ही का चैनल था, कुछ दिन पहले मैंने सवाल पूछा था जब अमित शाह जी गृह मंत्री कलकत्ता आए थे, बंगाल दौरे पे आए थे, तो मैंने ये सवाल उठाया था कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बंगाल सरकार का बकाया है जो केंद्र सरकार को देना है। तो उसमें आपके बाइट देते हुए, आपके एक रिपोर्टर को बाइट देते हुए, आज तक के रिपोर्टर को बाइट देते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक एक रुपया का हिसाब दूंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हिसाब नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सपना दिखा दिया कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला कैसे बनाएंगे? सोनार बंगला का क्या सिर्फ सपना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी जी? और बीजेपी तो ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है सर, ठीक है, बीजेपी जिस तरह से सेंधमारी में लगी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी टीएमसी युक्त पार्टी न बन जाए थोड़े दिनों में? देखिए, सेंधमारी का प्रश्न नहीं है चित्रा जी, प्रश्न बड़ा है। बंगाल वह राज्य था जहां से स्वतंत्रता के काल से लेके हमारा सारा बौद्धिक आंदोलन, आध्यात्मिक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से लेके सारा क्रांतिकारी आंदोलन ढाका के अनुशीलन समिति से शुरू हुआ था। तो एक प्रकार से राष्ट्रवाद का सबसे प्रखर केंद्र था और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहां के थे। दुर्भाग्य जब से लेफ्ट का रूल आया, पूरी तरह बंगाल की संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। वहां पर राजनीति का एक ऐसा वर्चस्व, हत्याएं, विरोधियों को समाप्त करना, विकास को अवरुद्ध करना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कोलकाता, खत्म, पता नहीं आधा दर्जन शहर कोलकाता से आगे चले गए। तो ममता जी जब आई तो लोगों ने उनमें एक आशा की किरण देखी कि लेफ्ट के वर्चस्व और बाहुबल और दमन से वह मुक्ति देंगी। उनको लगता था कि ममता जी एक साड़ी में रहती थी, चप्पल पहनती थी, वो होगा, बांग्लादेशियों का विरोध करती थी। परंतु अब मुझे लगता है उनके एक टेन्योर के बाद ही जनता का पूरी तरह मोह भंग हो गया, क्योंकि जितना लेफ्ट का बवालिया एलिमेंट था सब वहां चला गया। उनकी नीतियां वही हो गई जिस पर वो लेफ्ट का विरोध करती थी। उदाहरण के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेफ्ट खत्म होकर चला गया टीएमसी में, अब टीएमसी खत्म होकर क्या बीजेपी में नहीं आ जाएगा? आप लोग तो सेंधमारी में ही लगे हुए ना, क्या गलत बोला मैंने? कि उनके नेताओं को बातें आप लोगों के खिले हुई हैं उनको बुलाने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने तो अभी हाँ भी नहीं कहा, तब तक आपके नेताओं का बयान आ गया कि हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। देखिए, विकास के नाम पर जो आशाएं थी जी, उन पर पूरी तरह तुषारापात हो गया। यानी न विकास दिखा, बल्कि सब कुछ वही जो लेफ्ट के काल में था। तो अब हकीकत यह है कि पहले जनता हमारी तरफ आई। चिंता 18 सीटें जनता ने दिलाई, किसी आए हुए नेता ने नहीं दिलाई। और जब नेताओं को यह समझ में आने लगा कि जनता का रुझान भाजपा की तरफ है, तो ये जन समुदाय के समर्थन का अभिवादन है। अभी आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ईंट दर ईंट दरक रही है। अभी आप देखेंगे दीवाल दर दीवाल दरकेगी, जिसे कहते हैं तृणमूल समूल उद्ध्वस्त होने की स्थिति में है। बंगला में तृणमूल का मतलब होता तिनका और पत्ता, तो जड़ और तिनका सहित आज इनकी जड़ हिल रही है। कोई और कारण नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद दोनों, और जिस प्रकार का घनघोर सांप्रदायिक उन्माद जो राष्ट्र विरोधी हद तक है, उससे बचाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारे साथ आ रही। संगीत रागी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। तौसीफ खान जी, आप जवाब दे दीजिए। राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेगी बीजेपी, क्या काट है आपके पास? तौसीफ खान। देखिए, सुधांशु जी
सुधांशु जी बात कर रहे हैं विकास का, बीजेपी बात करती है विकास का। मार्च 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का सरकार नहीं बना था, जब उन्होंने सरकार अपने हाथ में लिया था, तब देश के ऊपर बकाया था 53 लाख करोड़ रुपए। और सितंबर 2019 में 6 साल बाद जब मोदी जी सरकार चला चुके, तब देश के ऊपर में बकाया हो गया 91 लाख करोड़ रुपए। लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का बकाया मोदी जी ने 6 साल में देश के ऊपर चढ़ा दिया, जो कि 71% होता है। तो ये कैसा विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं या सर्वनाश कर रहे हैं? आप देखिए कि बंगाल में इनको जीतना है इलेक्शन, तो ये आ गए खरीदने के लिए, नेता को खरीदने के लिए। आप अपना लीडरशिप बनाइए, आप चले आते हैं आपके भी तो नेता बिकने के लिए तैयार बैठे हैं ना तौसीफ खान, आपके भी नेता तो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर यही आरोप है आपका कि नेता को खरीद कर लेकर जा रही है बीजेपी। तो नहीं, मैं बोलता हूं कि बीजेपी जो आते हैं, कहते हैं कि देश को टाइम पे आए थे, बोले हम विकास करेंगे, और बंगाल में आके बोलते हैं सोनार बंगला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको ने तो 50,000 करोड़ रुपया बकाया स्टेट गवर्नमेंट का है, आपने उसको पैसा नहीं रिलीज किया। आपने जब इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपके रहते हुए में 38 लाख करोड़ रुपए का तो आपने बकाया देश के ऊपर में चढ़ा दिया। तो आप कैसे विकास करेंगे? कैसे सोनार बंगला बनाएंगे? ऐसे ही करके, ठीक है, तोड़ के। सुधांशु त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। सुनील चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो बकाया है, अगर पश्चिम बंगाल को आप नहीं देंगे, फिर कैसे विकास करेंगे राज्य में होगा? देखिए, जिस बकाया की ये बात कर रहे हैं जी, वो एक कर का बकाया सभी राज्यों पर है, ऐसा नहीं, हमारे राज्यों पर भी है, जिन राज्यों में हमारी सरकार है। जब विकास की बात होती है तौसीफ जी, तो किसी भी पार्टी को किसी राज्य में जब लंबे समय शासन करने का मौका मिले तो विकास दिखता है। सबसे लंबे समय हमें गुजरात में मौका मिला है, गुजरात का विकास देखिए। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में मौका मिला। मैं एक ही आंकड़ा देता हूं, जब मध्य प्रदेश में हम आए तो जानते हो कृषि विकास दर कितनी थी? 1.9 या 2 के आसपास थी, और जब हमने छोड़ा था 19.9। आप ये बताइए, पूरे यूपीए के शासनकाल में भाजपा शासित राज्यों की विकास दर पूरे राष्ट्रीय विकास दर से कहीं आगे थी। जब कृषि विकास दर 3 कुछ थी पूरे यूपीए शासनकाल में, यूपीए शासनकाल कह रहा हूं, हमारा नहीं, भाजपा शासित राज्यों में 10% से ऊपर लगातार रही है। तो हमने विकास करके दिखाया है, ऐसा नहीं। अब यहां बताइए 33 साल का लेफ्ट और 10 साल का तृणमूल का शासन, बताइए कहां पहुंचा कोलकाता और कहां पहुंचा बंगाल? आपने जो आंकड़ा दिया, आपने तो आंकड़े का जवाब ही नहीं दिया। यूपीए के शासन में कुल बकाया था 53 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार पे, और हम उसके बाद जब 6 साल शासन में रहे, 6 साल शासन में रह के विकास का सपना दिखा करके आपने 71%। इस बकाये की याद भी आपको तब आती है जब 6 महीने चुनाव में रह जाते हैं तौसीफ खान। ये बकाया एक बार बाकी लोगों का भी ले लूं, फिर मैं बकाया पर आ जाऊंगी, क्योंकि तौसीफ खान लगातार बकाये के मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, जल्दी से आप अपना जवाब दे दीजिए। मतलब राष्ट्रवाद ही आगे रहेगा क्या? नौकरी, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, उन सबों को धता बताकर राष्ट्रवाद और देश के नाम पर, मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन नौकरी की भी बात तो होनी चाहिए ना। बेरोजगारी जो है उसकी बात आखिर क्यों नहीं होती है? ये बड़े मुद्दे बनकर चुनाव मैदान में क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? मुझे लगता है कि बंगाल आज इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, और आने वाला चुनाव ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि बंगाल की जनता को दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा। बंगाल क्या इस्लामीकरण के मार्ग पर अभिशप्त रहेगा, या बंगाल अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा होगा। 1997-98 में जो पश्चिम बंगाल था, वहां पर 87 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी थे जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो वहां की स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। आज के दिन में 137 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण, बांग्लादेशी मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण बंगाल की जनसंख्या करीब करीब 35% के आसपास मुसलमानों की होते जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? यह सवाल ममता और भारतीय जनता पार्टी के बीच के मतलब हिंदू मुसलमान पे होगा चुनाव? नहीं, हिंदू मुसलमान पर होगा चुनाव? मतलब 30%, 35% जो मुस्लिम आबादी है। चित्रा जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। चित्रा जी, इसी बंगाल का 1947 में विभाजन हुआ था,
क्योंकि 1931 में बंगाल के हिंदू चेते नहीं थे। यदि वो 1931 में चेत गए होते तो 1947 मतलब में जो क्या भुगतान करना पड़ा था वो नहीं चेत गए होते भुगतते। या जो चेतावनी यदि है, आप आज क्या नहीं बोलना चाहते चेतेंगे हैं? तो नहीं 20 क्या साल बोलना बाद चाहते हैं आप? वो चेतने लायक रह नहीं जाएंगे। मतलब क्या बोलना चाहते हैं 1947 संगीत में राज जी बंगाल आप? का पार्टीशन हुआ था, पंजाब का पार्टीशन हुआ था, सिंध और बलूचिस्तान में तो मुस्लिम पहले से मेजोरिटी थे ही थे। डरा रहे लेकिन ये आज के हिंदुओं को दिनों में डरा मैं रहे डरा नहीं रहा हूं साहब, मैं हकीकत बता रहा हूं हिंदुओं उसे। को सुन लीजिए, बस यही करेंगे। मैं डरा नहीं रहा यही हूं, करेंगे। बंगाल के हिंदुओं को मैं आईना दिखा रहा हूं डरा कि रहे ये हिंदुओं को ममता बनर्जी के नाम पर आपके यदि आपने डराने वाली वोट राजनीति किया यहाँ नहीं चलेगी। तो आप बंगाल में ध्यान हिंदू दीजिए, मुस्लिम साथ में हैं। आपकी विवेकानंद ये और बंकिम की राजनीति यहाँ नहीं धरती चलेगी। का इस्लामीकरण होना तय है, क्योंकि बस, यही बस, ममता डराइए। बनर्जी आप इन्हीं लोगों को बांग्लादेशी आकर मुसलमानों के यही खिलाफ खड़ी थी, और यही ममता बनर्जी आज मुसलमानों के वोट की इतनी बंधक हो गई हैं कि आज उन्हीं ममता बनर्जी ने उन सारे ठीक है सर, बांग्लादेशियों को बसाने समझ की गई। लड़ाई मतलब लड़ने के लिए हिंदू उतारू मुसलमान, है। संगीत रागी की नजर में हिंदू नहीं, मुसलमान, इसको मुसलमानों की प्लीज आबादी इतनी, चित्रा जी, हिंदुओं ये की आबादी हिंदू इतनी, मुसलमान हिंदू का चेत मामला जाए नहीं है। वरना खत्म हो ये जाएंगे, इसी हिंदू पर बढ़ेंगे मुसलमान आप। का मामला समझ नहीं गई है। सब, संगीत रागी जी CAA मैं के समझ गया आपकी मामले बात। पर यदि बंगाल की ध्रुवीकरण आप सड़कों पर सीधे लोग बोलिए ना उतारू कि हो ध्रुवीकरण जाते हैं, करके हिंदू वोटों फ्रांस का, के ठीक है राष्ट्रपति के सर, नाम पर यदि बंगाल की ठीक सड़कों है। पर मुसलमान आकर के खड़े हो जाते हैं, हाँ। तो आप इससे कौन सी लड़ाई मानते हैं? चलिए ठीक है, सुनील चोपड़ा, सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुनील चोपड़ा की बात हो जाए। सुनील चोपड़ा जी, मैं सुधांशु जी फौरन आपके पास आती हूँ। सुनील चोपड़ा जी, देखिए उन्होंने कहा है कि 35 जिस तरह से बांग्लादेशी लगातार आते हुए चले गए और उसके जरिए हिंदू वहां पर खतरे में पड़ गए हैं, और इसी के मद्देनजर हिंदू अब जगेगा और चुनाव में वोट करेगा, बोल रहे हैं संगीत रागी। संगीत रागी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं और इनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं अभी किसानों के दोनों कैंप देख के आया हूँ, बुराड़ी में भी और सिंगुन में भी, और मैं आपको बता दूं देखते रहिए कि उधर ना सिख है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है और ना ईसाई है, वो सब किसान हैं। और वो कह रहे हैं कि ये सरकार ने बैंक लूट लिए, ये सरकार ने देश लूट लिया, अब ये सरकार किसान की जमीन लूटने जा रही है, और हम दिल्ली से नहीं चलेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी। बंगाल में क्या जा रहे हो, दिल्ली को संभाल लो। केजरीवाल ने तो आपको बाहर निकाल दिया शहर से, और अब दिल्ली के इर्द गिर्द हरियाणा, सुनील चोपड़ा जी, आपको सीपीआईएम के बारे में बोलने के लिए बुलाया है या फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे? यहाँ सबके किसान आ चुके मतलब हैं अब और ये अपनी नहीं पार्टी की जाएंगे भी बात जब कर तक लीजिए। आप सुनील पीछे चोपड़ा जी, नहीं आप कहाँ हटेंगे। जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, वो बंगाल में कहाँ पर खड़ी है? चित्रा जी, हमारा पिछले ये कहना चुनाव में है इनको कि 6.8% हमने वोट आया था बंगाल में राज पूरे किया, वामपंथ उसमें को, 12 CPM को। लाख किसानों को हमने जमीन दी। हाँ, इनसे पूछो इन्होंने कभी किसी को कुछ दिया? ये तो लोगों को कर्जा देने के अलावा और कुछ नहीं किए हैं। देश को कर्जमंद कर दिया और एक एक इंसान पे पता नहीं कितने लाख कर्जा डाल दिए। इनके काम तो ये है, वो कारनामे की बात करें, नौकरी है नहीं। बिहार की आधी जनता बेरोजगार थी, इसीलिए एक नौजवान तेजस्वी ने मोदी को हरा दिया, 65 सीट कहाँ लेके हराया आया, सर? और इनको अब मिले किसकी सरकार बनी है? 64। अभी आप लोगों की नींद नहीं टूटी है क्या बिहार में? तो या पहले दर्द गया हार नहीं चुके अभी हैं, आपका? और कहाँ हारेंगे? अब हैदराबाद में हार के आ जाएंगे। चल, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं फौरन आती हूँ संगीत रागी जी। सुधांशु जी, लेकिन 2016 तो बीजेपी को याद रखना चाहिए ना, 200 से ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 3 सीटें जीत कर आते हैं, और विधानसभा और लोकसभा में थोड़ा तो फर्क होता है ना। यहाँ पर तो आपके पास चेहरा भी नहीं है जिसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी के आगे किसको खड़ा करेंगे आप? देखिए, उसके बाद के हुए जितने उपचुनाव रहे उसमें नंबर 2 कौन रहा? भाजपा। ग्राम पंचायत चुनावों में नंबर 2 पे कौन रही? भाजपा। तो हम क्रमशः आगे बढ़े हैं ना। देखिए, जब जनता विकल्प तय करती है, आज जो बंगाल में माहौल है ना, वो कैसा है? जैसा इमरजेंसी के बाद 77 में था। जनता पार्टी ने किसी को नेता प्रोजेक्ट नहीं किया था, जनता ने तय किया था कि अब इंदिरा गांधी के उस दमनकारी शासन से मुक्ति चाहिए। वही ममता जी के साथ अब होने जा रहा है। और जो सुनील चोपड़ा जी ने कहा, इस पर तो मुझे चित्रा जी एक बात याद आती है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी जब आके प्रवचन देती है तो मुझे कहावत याद आती है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। ये उसी में खुश हैं, और इनके राग मल्हार की हकीकत देखिए, किसानों पे बात कर रहे हैं। अगर भारत के इतिहास में कोई एकमात्र घटना है
जहां पुलिस ने नहीं, किसी पार्टी के शासनकाल में पार्टी के गुंडों ने बंदूकें लेकर किसानों को जमीन से बेदखल किया, एक औद्योगिक घराने के पक्ष में जमीन कब्जा करने के लिए, तो वो सिंगूर और नंदीग्राम। ढंग से बोलिए, ये ममता बनर्जी ने कहा था, हमने नहीं कह रहे हैं। सुनिए, ममता जी बैठी थी वहां पर, ममता जी को जवाब दीजिएगा, हमको नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ जो संगीत रागी जी ने कही। अपने अपने टर्म पे बोलिए, स्तुति अपने अपने टर्म पे बोलिए चोपड़ा साहब। देखिए, संगीत रागी ने बात कही, चित्रा जी, जिसको लेकर ये माना गया जैसे कोई पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, उनका ये कहना था कि विकास तभी हो सकता है जब शांति व्यवस्था बनी रहे। यदि उन्मादी विचारधारा के आगे राज्य सरकारें या उस जगह का नेतृत्व नतमस्तक हो जाता है तो क्या होता बताइए? कश्मीर कितना बढ़िया था 70 के दशक में, शांति थी, विकास था, टूरिज्म था, और जिन लोगों ने वहां बिजनेस चला रखा था, जिस दिन उन्मादी विचारधारा का प्रभाव आया 3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। उन्मादी विचारधारा से क्या? से पहले उन्मादी विचारधारा से कौन? ये टुकड़े बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, चित्रा जी मेरी बात सुनिए। क्या वो 35% की पूरी पश्चिम बंगाल की आबादी जिसको आप उन्मादी विचारधारा से प्रभावित बोल रहे हैं? लाहौर और कराची के सारे बिजनेस किसके हाथ में था? इंटरप्रेन्योरशिप में हिंदुओं के हाथों में। 1 साल में खत्म हो गया। यही कोलकाता में जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। अगर उस समय सरकार झुकी नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता। 1 साल में विभाजन हो गया। इसलिए ये सारा विकास तब तक संभव है जब तक आप उन्मादी तत्वों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, और लेफ्ट की सरकार और ममता जी की सरकार उस पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह नाकाम। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? अगर हिंदू मुसलमान हटाएगी किसी को लाएगी, आपको नहीं लाएगी। अरे भाई क्या तरीका, सुनील चोपड़ा जी, आप वरिष्ठ होकर इस ढंग से लगातार बोलते हैं, क्या तरीका है? आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक में। अपने टर्न पे बोलिए, क्योंकि आप ऐसे लोग इतना झूठ बोलोगे, मैंने तो नहीं डिस्टर्ब किया आपको, जब आप बोल रहे हैं और कोई झूठ डाल दोगे। आज किसान, अब मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, जो आपने सबका साथ सबका विकास कहा। सुनी जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। सुनी चोपड़ा जी, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। हिंदुस्तानी को दुखी किया हुआ है, इस करके आया। अगर उन्होंने सुनील चोपड़ा जी दुखी करके किया हुआ है तो हिंदुस्तानी आपके पक्ष में भी आकर खड़ा क्यों नहीं हो जाता? ये भी तो सवाल है ना सुनील चोपड़ा। चित्रा जी, नहीं तो वो आते, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा सुनील जी। सुधांशु जी, ठीक है। कही कि सबका कटाई हो चुकी है, बुआई का टाइम है। सबका साथ सबका विकास का अर्थ होता है कि देश का स्वस्थ विकास। जैसे इस समय हम लोग सब कोरोना काल में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी और ताकत बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कोरोना वायरस का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया उसकी भी ताकत बढ़नी चाहिए ना, उसको तो हमें ताकत से खत्म करना है। तो इस प्रकार के जो विषाणु आ गए हैं आज की राजनीति में, जब तक इनको समाप्त नहीं करेंगे, विषाणु कौन? उसका विकास होगा। विषाणु कौन? सुधांशु जी, कौन है विषाणु राजनीति? आपने अच्छा सवाल किया। जानते हैं कौन विषाणु? हमारी बात नहीं है, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सीएम बोला था कि हाँ आईएसआई के मॉड्यूल्स और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राज्यपाल का दिया गया बयान है कि 5000 पर डे इन्फिल्ट्रेट करके आके भारत में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में बांग्लादेशी पाए गए थे। तो आतंकवादी कैंप जो कर रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया। तो इन्फेक्शन पे नियंत्रण रखे बगैर मतलब बीजेपी अगर आएगी तो सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को तवज्जो देगी। आपकी बात में समझ गई सुनील जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक ब्रेक लेना है, बाकी लोगों के पास में फौरन जाऊंगी। पहले मास्क लगाएंगे ना, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। ठीक है, हवा में घूमने लगेंगे। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, फिर बताइए लोगों से कैसे लड़ेंगे आप लोग? और सीपीआईएम अपने ही गढ़ में जहां पर 34 सालों तक लगातार लेफ्ट पार्टियों ने राज किया, वहां पर कहां खड़े हैं आप लोग? तो आप समझ लो ये लोग नहीं कुछ कर सकेंगे, चाहे जितना मर्जी कहें। आप कहां पर हैं मैं ये जानना चाहती हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। पहली बात बिहार में 16 सीट लेके आए हैं लेफ्ट। चित्रा जी, नॉर्थ कोरिया में फिर करेंगे, कोई डर की बात नहीं है। और लुटियंस मीडिया क्योंकि हम ना झूठ बोलेंगे ना चोरी करेंगे।
कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? कांग्रेस के साथ सुनील चोपड़ा जी, क्या आपका गठबंधन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? आप लोग ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों से कैसे लड़ेंगे? 2019 में आप लोगों का क्या हश्र हुआ? आप लेफ्ट पार्टियों की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी तो बिहार में आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी आप दूसरी पार्टियों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। वैसे जरा इतिहास जान लीजिए, आजादी के बाद से 1977 तक तकरीबन कांग्रेस पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में रही। 1977 से लेकर 2011 तक लेफ्ट पार्टियों ने राज किया और 2011 से लेकर लगातार टीएमसी का शासन है। लेकिन इस बार बीजेपी का पूरा जोर जारी है और ऐसे में सवाल यही है कि तौसीफ खान साहब अपनी सत्ता ममता बनर्जी बचा पाएंगी या फिर नहीं बचा पाएंगी? और ये जो भगदड़ मची हुई है, इसको रोक पाने में कामयाब क्यों? क्योंकि नेता बाहर निकल कर ये बता रहे हैं कि कैसे उनका दम घुटता था पार्टी के भीतर, तो अपने ही नेताओं को रोक पाने में वो नाकामयाब रही, तो बीजेपी को कैसे रोकेंगी? देखिए, अब कुछ नेता हैं जिनको पार्टी छोड़कर जाना है, तो उनको रोकने के लिए कोई क्या कर सकता है? जिन सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर अपना कोई पर्सनल डिफरेंसेस हो ही सकता है कुछ लोगों का किसी भी दल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्सनल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाए, वो नहीं हुआ। और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि वो जाना है तो वो जाए। और अगर आप देखेंगे कि जहां तक बंगाल के इलेक्शन का सवाल है, तो तृणमूल की तरफ से ममता बनर्जी ने बांकुड़ा की रैली में साफ सुथरे लफ्जों में कहा है कि हमारा टीम रेडी है, एक यंग लीडर्स भी बहुत सारे आएंगे और साथ ही सीनियर्स का भी गाइडेंस रहेगा, ये उन्होंने रैली में कहा है। अगर आप देखेंगे कि बंगाली कल्चर की जहां तक बात होती है, तो बीजेपी कैसी पार्टी है? बीजेपी के अपने कोई नेता नहीं है, उनके पास ऐसे लोग गए हैं और वो भी जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो क्या जो नेता जो यहाँ पे केसेस जिनके खिलाफ होता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेने से वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं? क्या बीजेपी पार्टी के पास में वॉशिंग मशीन है? यही आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। कोयला घोटाले का जो आरोपी है लाला, उसको बचाने की कोशिश में ममता बनर्जी क्यों लगी हुई है? सीधे अमित शाह ने ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे थे। नहीं, अब वो कैसे वो बोल सकते हैं कि सीधे क्यों बचाने में क्यों लगी हुई? कैसे आप कह सकते हैं कि बचाने में लगी हुई? अगर कोई आपका सेंट्रल फोर्सेस अगर आती है यहाँ पे, कोई एक्टिविटी करती है, तो उन्हें अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। भाई, बंगाल तो ऐसा नहीं है कि ये किसी गुजरातियों का स्टेट हो गया या यहाँ के सरकार को बर्खास्त कर दिया गया हो, इसके ऐसा तो नहीं है। गुजरातियों का स्टेट हो मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? उसका मतलब ये है हाँ। कि आप आएंगे तो यहाँ पे तो लोकल अथॉरिटीज को जो प्रोटोकॉल है, आप तो उसको मानेंगे ना। लोकल अथॉरिटीज को बोलेंगे कि आप सेंट्रल टीम को, कोई लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, एसपी है, उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको साथ में लेकर काम करेंगे, या आप बाहर से सेंट्रल एजेंसीज लेके काम करेंगे। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि बाहर से सेंट्रल एजेंसियां आकर वहां पर नेताओं को या फिर बाकी लोगों को डराने धमकाने का काम करती हैं। संगीत रागी, इसके जरिए चुनाव जीता जाएगा क्या? कि दिल्ली से टीम भेजी जाएगी और वहां पर लोगों को डराया जाएगा? देखिए चित्रा जी, चित्रा जी आ रही हूँ सुनील जी, अब आपके पास ही आऊंगी। बोलिए संगीत रागी। देखिए चित्रा जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, बंगाल शक्ति पीठ है, शक्ति क्षेत्र है। उस शक्ति क्षेत्र से यदि दुर्गा की प्रतिमा को हटा दिया जाए, उनकी उससे सरस्वती जी की प्रतिमा को हटा दिया जाए, तो बंगाल की विरासत के लिए कुछ बच नहीं जाता है। बंगाल पूरी देश को चेतनता प्रदान करता है। हमारे यहाँ वैष्णव क्षेत्र है। सुन लीजिए सर, उस बंगाल में यदि बंगाल के लोगों को यदि रेडिकल अपने दुर्गा जी की प्रतिमा को, सरस्वती माँ की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए यदि रेडिकल इस्लामिस्टों की मुंह जोहना पड़े, तो क्या ऐसे भारत की कल्पना 1947 में हमारे देशवासियों ने किया था क्या? 8,000 जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको 1,000 रुपए भी तो मासिक भत्ता दे रही है ममता बनर्जी। सुनिए मेरी बात। मैं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं मतलब पुजारी ही है ना जो मंदिर की पूजा करते हैं लोग। मेरा भारत बचेगा क्या? दुर्गा पूजा में भारत की विरासत बचेगी क्या? क्या भारत की विरासत बचेगी क्या यदि बंगाल को दो गैर भारतीय मानस ने जकड़ रखा है?
वो उनका ग्रहण लग चुका है। एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रहण और तो दूसरा आपके वामपंथियों से इस जातिवाद का। देश का छुटकारा हो चुका है, सती क्योंकि पूजा पश्चिम का। बंगाल की राजनीति में वो 6.8% पर आ गए थे। रेडिकल इस्लामिस्ट से इस धरा और को श्यामा मुक्त करना प्रसाद आज के मुखर्जी समय की फजलुल जरूरत हक है की सरकार में और मंत्री बंगाल रहे इसका जब नेतृत्व कलकत्ते करेगा। में सबसे ऐसी बुरी मेरी राइट कामना हुई। भी है और मुझे ऐसी आशा भी है कि रेडिकल इस्लामिस्टों से मुक्ति का अभियान, उसका शंखनाद बंगाल की भूमि से ही होगा। सुनीत चोपड़ा तभी जी, ये देश बचेगा, ठीक है। तभी ये देश बचेगा। नहीं तो लोग देश को बचाने की जिम्मेदारी संगीत रागी जी अकेले आपने ही ले रखी है। संगीत रागी जी, देश को बचाने की जिम्मेदारी आपने ही रखी है। और बिना ये हिंदू मुसलमान के आप लोग, आपकी बात आगे क्यों नहीं बढ़ती संगीत रागी? बिना हिंदू मुसलमान के आपकी बात आगे क्यों नहीं बढ़ती? आप क्यों नहीं सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं? आप चित्रा जी, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए कि फ्रांस की घटना पर सड़कों पर वो मुसलमान क्यों आकर के खड़े हो जाते हैं? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर दे देगा, जिस दिन चार्ली एब्दो पर इस देश के मुसलमान सड़कों पर क्यों आ जाते हैं? ठीक है सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत जी, अब मेरा सवाल सुनिए। सबकी बातों में आप अपनी बातें लेकर आ रहे हैं, आपकी बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही हैं। सुनीत चोपड़ा जी, अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, पश्चिम बंगाल से तो आप गायब होते होते मतलब आप कहां पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा है आप लोगों को? अपने ही गढ़ में इतनी छुटकू सी पार्टी बन गई है सुनीत चोपड़ा जी, आपकी पार्टी कैसे लड़ेंगे? एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसने 18 सीटें लोकसभा में जीती। आप इन दोनों पार्टियों के खिलाफ खुद के लड़ने की बात करने के अलावा सारी बातें कर जाते हैं। बंगाल की जनता अनपढ़ नहीं है। मैं बंगाल में पढ़ा हूं, मैं बंगाल में रहा हूं और मुझे बंगाल की इंडस्ट्री के बारे में मालूम है। मैं आपको बता सकता हूं कि जब हम पहली बार बंगाल में आए पार्टीशन के वक्त, तो उस वक्त आप समझ लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक की सरकार थी और कलकत्ते में वो राइट हो रहा था कि हम अगर हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाना चाह रहे थे तो 1 दिन लगा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अलावा। राजेश खन्ना जी, और उसके बाद राजेश खन्ना जब जी, आप ये हत्याएं बताइए हुई और जब अभी हत्याएं पूरे 6% हिंदुस्तान में हुई, 6.8% ज्योति पर आप बसु आ गए। कभी भी पार्टीशन के सड़कों समय पे पहुंच देश जाते में जो थे। हालात थे, कोई दंगा नहीं होता था। ठीक है सर, शांतिपूर्वक उसको रोकने के लिए जिस दंगे की आप हम बात कर रहे देंगे हैं, और उसके लिए हम उसके लिए लड़ेंगे। महात्मा गांधी भी कोलकाता में थे। अब उससे आगे बढ़ते हुए मैं पूछ रही हूँ, चुनावों में आप लोग कहां पर खड़े हैं? मैं तो सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ, आप लोग कहीं हैं भी या नहीं हैं? और अगर हैं तो किसके पीछे खड़े हैं? हम किसी के पीछे खड़े नहीं हैं। लाल झंडा हर वक्त अब किसी के साथ खड़ा हो सकता है, पीछे नहीं खड़ा होगा। किसके साथ खड़े रहेंगे? जो बंगाल की जनता हमें रास्ता देगी हम उसको लेंगे। और बंगाल की जनता को मालूम है कि सुख, शांति और विकास लाल झंडे के साथ ही आया था और आएगा। सुख, शांति और विकास लाल झंडे के साथ ही आएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर भगवा झंडे का क्या होगा? देखिए 34 साल झंडा ये में अपने अगर पास शासन ले करने जाएंगे का मौका दिल्ली मिला था दिल्ली तो में भी पश्चिम नहीं लगा बंगाल को पाएंगे, मार्क्सवादी वहाँ स्वर्ग हो जाना चाहिए था। है। और हो क्या गया, वहां विकास को रेड सिग्नल मिल गया। अरे अभी भी आप केरला में है ना, तो क्या लाए धारा 118 केरला में बोलने के ऊपर लाल आप लगाम, घुस नहीं लाल सकते सलाम वालों ने लाल लगाम क्योंकि लगा दिया। आपके भाई क्या तरीका है सुनील चोपड़ा काम जी? नहीं करेगी वहाँ। चित्रा जी आप तो केरला लीडर की कम जनता करिए, ये जानती सबके है में उनके नॉन पास स्टॉप बोल कैसी रहे हैं। सरकार है। ये क्या तरीका है? हर व्यक्ति को और डिस्कस आप किए जा रहे हैं, सोने अपनी की बात करवा तस्करी लीजिए। में सुनीत जी, आपके अगर आप लोग साथ साथ फंसे बोलेंगे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आएगी आपकी बात। किसी एक की बार बात पूरी नहीं हो समझ जाए, में आती, जानते हो, बुजुर्ग होकर ऐसे एक बात बार कर रहे हैं। सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए। सुनीत जी, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, एक बार सुधांशु त्रिवेदी की बात पूरी हो जाए। सुनीत जी, आप इस चैनल में सबसे ज्यादा सीनियर व्यक्ति हैं, अपनी मर्यादा के अनुसार अपने टर्न का इंतजार करिए, कुछ जो उचित लगे अपनी बात बोलिएगा। अब मैं कहता हूं, देखिए समस्या जानते हैं क्या है? अरे भाई ये तो पश्चिम बंगाल है, अरे बगल में शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश ज्यादा गहरी कार्रवाइयां कर रही है। जमाते इस्लामी पूछे इन्होंने क्या किया है। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि ये तो बड़ा बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं। लेफ्ट की सरकार के समय 2007 में परिवहन मंत्री थे चक्रवर्ती महोदय, उन्होंने केवल दक्षिणेश्वर क्वाली में जाके पूजा कर ली थी तो उनपे कार्रवाई हो गई थी। वाह भाई वाह।
और कह रहे बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं। प्रकाश कारत ने बंगाल कार्रवाई की की संस्कृति और ये लोग ममता जी की हमारे सरकार आई बंगाल की तो जनता काली जानती विसर्जन है के कि दुर्गा कितने विसर्जन पूजा के पंडाल जुलूस को रोक दिया और गया कितनी मुहर्रम के जगह और लिए। कितनी इसलिए मैं एक बात कहना शांति चाहता हूँ, धर्मों के बीच अरे में भाई थी, क्या जब तरीका है वाजपेयी सुनील चोपड़ा सरकार जी। वहां थी। सुनीत जी, आपकी सब बिल्कुल जानते बात हैं। समझ में नहीं आ रही है। एक बार उनकी श्यामा बात प्रसाद पूरी हो मुखर्जी जाए और फिर आप फजलुल्लाह बोलिएगा के सर। टाइम में बंगाल में वो राइट हुई जो आज तक ऐतिहासिक मानी जाती है। सुनीत चोपड़ा जी, मैं तो आपसे कई बार पूछ चुकी हूं कि आप लोग कहां पर खड़े हैं, बीजेपी टीएमसी से कैसे लड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे, इसका जवाब आप स्पष्ट तौर पर देते नहीं है। क्या बंगाल में बीजेपी है नहीं ना होगी? अभी तो मैं आपको 2019 बता का चुनाव गया है आप सर। देख बीजेपी लेना, 18 पर इलेक्शन के जीती, बाद आप लोग भी हम कहां बात थे? करेंगे। बीजेपी ना 18 बंगाल पर में जीती, आप लोग बीजेपी कहां है, थे? और ना आप कह रहे हैं होगी। कि बीजेपी और हम बंगाल में केरला है की ही तरह नहीं। उसको वापस पहुंचा चित्रा आप जो जी, बातें कह रहे हैं खुद चित्रा जी, सहमत हैं उससे या नहीं सहमत हैं? फिलहाल लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज हकीकत यह है और मैं जल्दी से अपनी 2 लाइन में बात समाप्त करता हूं चित्रा जी। देखिए जिस दंगे की ये बात करते हैं ना तो मैं वो भी बोले दे रहा हूं। अटल बिहारी जिस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के नेतृत्व में दंगे हो रहे हैं। वो खड़े होकर पुलिस से आग लगवा रहा था फंस गए और उसके बाद ये नहीं बोल रहे। एक बात और कह दूं, अभी तौसीफ जी ने क्या तरीका भाई, उसमें 50% भाई चित्रा जी आप सुनीत जी की आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। वो बीच में आप अपने दर्शकों के बीच साथ में भी वो अन्याय चुप हो कर जाते रही हैं, है उसके बाद फिर वो बोलने लगते हैं। सुनीत चोपड़ा जी प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी मेहमान की आवाज ऑडियो डाउन करवाएं, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब दर्शकों के साथ भी अन्याय है। आपसे रिक्वेस्ट है सुनीत चोपड़ा जी प्लीज अब बोलिए। एक लाइन, सिर्फ 2 लाइन में बात समाप्त करता हूं। अभी तौसीफ जी ने एक बात कही थी कि केंद्रीय एजेंसी आए तो कोऑर्डिनेशन में काम करें। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम करती है, परंतु उस राज्य में कैसे संभव है जहां की मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से कहती हो कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने बात करने से इनकार कर दिया। बताइए संवैधानिक व्यवस्था ऐसे चलेगी कि मुख्यमंत्री एलानिया मंच से कहे कि हमने प्रधानमंत्री का फोन नहीं रिसीव किया? इसलिए अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा चित्रा जी, हम लोग बचपन में एक लाइन सुनते थे, हम लोग कहते थे जय काली कस्बे वाली तेरा वचन न जाए खाली। और अब की समझिए वचन खाली नहीं जाने वाला है। और इन लोगों ने 30 साल कांग्रेस ने, 34 साल लेफ्ट ने और 10 साल तृणमूल ने चलाया। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा पश्चिम बंगाल की जनता से, सबको परखा बार बार, हमको परखे एक बार। सारे कष्टों का होंगे, सारे कष्ट होंगे निर्विकार। तौसीफ खान जी क्लोजिंग कमेंट। सारे कष्ट हो जाएंगे निर्विकार जब बीजेपी बना लेगी सरकार, दावा कर रहे हैं सुधांशु जी। कैसे कष्ट निर्विकार हो जाएंगे? इनका प्रेसिडेंट क्या है? लोग अगर किसी को चांस देता है, अगर यहाँ की जनता अगर बीजेपी को चांस देंगे, देखेंगे ना उनका प्रेसिडेंट क्या है। तो सरकार जो भारत सरकार ये चला रहे 6 साल में इन्होंने तो 72% जो है लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा दिया है। विदेश का सत्यानाश कर दिया, अर्थव्यवस्था सब। अरे तौसीफ खान, आप ये बताइए कि बीते 10 सालों में आपने क्या किया है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि आपके कामकाज पर वोट डालेगी। कितना उधार आपको मिला, कितने पैसे मिले, इससे इतर बाहर निकलिए। आपने 10 सालों में क्या किया? काम गिनाने का ये वक्त है, ये काम गिनाने का वक्त है कि हमने बंगाल की जनता के लिए ये किया है और इस आधार पर हमें वोट दीजिए। आप कह रहे हैं हमें पैसा नहीं मिला, और पैसे नहीं मिलने की याद भी आपको तब आती है जब 6 महीने बाकी रह जाते हैं। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा, 6 महीने से कम का वक्त बाकी है। 31 मई तक बन जानी चाहिए पश्चिम बंगाल में सरकार। ऐसे में 211 सीटें 294 में से 2016 में जीतने वाली ममता बनर्जी का इस बार कैसे होगा बेड़ा पार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बनने के लिए।